हैं उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का मतदान होगा। 11 जिलों की 58 सीटों पर यह मतदान होगा। आपको बता दें कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पहले फेज में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा में मतदान किया जाएगा। 11 जिलों की 58 सीटों पर कुल 623 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 2.27 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो जो इंतजार था वो यहां खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कल उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होगा और उसी को लेकर लगातार यहां पर तैयारियां तमाम पार्टियां करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच में आपको ये भी बता दें कि 2.27 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग यहां पर करेंगे और साथ ही 98 सीटों पर मतदान किया जाएगा। हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में कल मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण का मतदान होगा। 11 जिलों की 58 सीटों पर कुल 623 प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला कल करवाते हुए दिखाई देंगे। 2.27 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद लगातार चल रहा है। इस्लामिक संस्था पीएफआई पर बैन लग सकता है। कर्नाटक प्राथमिक उच्च शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने ये बड़ा बयान दिया है। उनकी ओर से कहा गया है विवाद में हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सीएफआई पीएफआई की छात्र शाखा है, इसलिए हम पीएफआई पर बैन से इनकार नहीं कर सकते। हमें संदेह है कि सीएफआई का इस विवाद को पैदा करने में हाथ है। हम पीएफआई या सीएफआई की भूमिका को खारिज बिल्कुल भी नहीं कर सकते और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए लगातार कहा जा रहा है। जांच के बाद हम इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शनकारियों के साथ में कोई भी समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हम अपने स्टैंड पर अब भी कायम है और आगे भी कायम रहेंगे। हमने इस संबंध में सर्कुलर को पूरे राज्य में भेज दिया है। हम स्टूडेंट को अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल भी नहीं बंटने देंगे। तो ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है क्योंकि हिजाब का मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद जो है वो लगातार हिजाब पर चल रहा है। इस्लामिक संस्था पीएफआई पर बैन लग सकता है। कर्नाटक प्राथमिक उच्च शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने ये बड़ा बयान दिया है। उनकी ओर से कहा गया है कि विवाद में हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका की लगातार जांच कर रहे हैं क्योंकि जो भी हिजाब का मामला लगातार ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें सीएफआई की भूमिका हो सकती है क्योंकि सीएफआई पीएफआई की छात्र शाखा है। इसलिए इस बात को लेकर इनकार नहीं किया जा सकता कि हिजाब को लेकर जो भी मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें पीएफआई की शाखा जो है उसका हाथ हो सकता है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि हमें इस पूरे मामले को लेकर संदेह है कि सीएफआई इस विवाद को पैदा कर सकती है। सीएफआई का इस विवाद को पैदा करने में हाथ है। हम पीएफआई या सीएफआई की भूमिका को बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। इस पूरे मामले की जांच करने की बात लगातार कही जा रही है। जांच के बाद हम इस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों के साथ में कोई भी समझौता सरकार की ओर से नहीं किया जाएगा। हम अपने स्टैंड पर कायम हैं और आने वाले दिनों में जब कार्रवाई यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर चलेगी तब भी हम अपने स्टैंड पर पूरी तरह से कायम रहेंगे। हमने इस संबंध में सर्कुलर पूरे राज्य में भेज दिया है। हम स्टूडेंट को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट सकते। मथुरा में बाल बाल बची प्रियंका गांधी। मथुरा में प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में भारी चूक दिखाई दी है। छत्ता बाजार से रोड शो गुजरने के दौरान बाल बाल बची प्रियंका गांधी। बिजली का तार प्रियंका गांधी के मुंह पर टकराने से बाल बाल बचा है। सुरक्षा कर्मचारियों ने बिजली के तार को वक्त रहते पकड़कर हटाया है। प्रियंका गांधी के मथुरा में प्रचार के दौरान ये बड़ा वाकया दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है प्रियंका की सुरक्षा में चूक का वीडियो। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस पूरे वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर प्रियंका गांधी बाल बाल बची है। मथुरा में प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक यहां दिखाई दी है। छत्ता बाजार से रोड शो करने के बाद में प्रियंका गांधी वहां से गुजर रही थी और इसी दौरान वो बाल बाल बची। बिजली का तार प्रियंका गांधी के मुंह पर टकराने से बच गया। सुरक्षा कर्मचारियों ने बिजली के तार को वक्त रहते देखकर पकड़ लिया और प्रियंका से दूर कर दिया। प्रियंका गांधी के मथुरा में प्रचार के दौरान का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है जहां पर वो लगातार लोगों से बातचीत कर रही थी। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए लगातार यहां पर वो लोगों से जनसंपर्क कर रही थी और इसी दौरान ये बड़ा हादसा होते होते बचा है। प्रियंका गांधी जब चुनाव प्रचार कर रही थी तो उसी दौरान एक तार उनके पास से आता है, लेकिन
सुरक्षा कर्मचारी जो वहां पर मौजूद थे वो उस तार को देख लेता है और प्रियंका गांधी के मुंह से टकराने से वो तार बच जाता है। सोशल मीडिया पर लगातार प्रियंका की सुरक्षा में जो ये चूक हुई है, इसका वीडियो लगातार वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस पूरे वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कल से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीनगर में विशाल रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 फरवरी को अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 फरवरी को रुद्रपुर में प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे। जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। साथ ही 12 फरवरी को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 12 फरवरी को उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और उसी से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार चुनाव प्रचार यहां पर किया जा रहा है। और इसी कड़ी में, इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां श्रीनगर में वो सबसे पहले विशाल रैली को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही 11 फरवरी को अल्मोड़ा में उनकी ओर से आमजन को यहां पर संबोधित किया जाएगा। 12 फरवरी की अगर हम यहां पर बात करें तो 12 फरवरी को रुद्रपुर में प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दिखाई देंगे। जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की ओर से आमजन के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है या राज्य सरकार की ओर से अब तक आमजन की भलाई के लिए जो भी कामकाज किए गए हैं, जो उपलब्धियां यहां पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हासिल की गई हैं, उनके बारे में आमजन को बताते हुए दिखाई देंगे। साथ ही 12 फरवरी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी उत्तराखंड में आमजन को संबोधित किया जाएगा। जनसभा यहां पर आयोजित की जाएगी। 12 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, इसलिए उससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो लगातार उत्तराखंड का दौरा करते हुए दिखाई देंगे और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन जेल से छुट्टी। पंजाब में चुनाव के मौके पर राम रहीम की रिहाई हैरत अंगेज कदम बताया जा रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा, हरियाणा सरकार का फैसला राजनीति से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं है। हत्या और रेप के 2 मामलों में राम रहीम सजा काट रहा है। जघन्य अपराध के कैदियों को जरूरी होने पर 48 घंटे की छुट्टी दी जाती है। साल 2022 और 21 में राम रहीम को एक दिन की पैरोल पहले ही मिल चुकी है। ऐसे जघन्य अपराधी को 21 दिन की फरलो अच्छा उदाहरण नहीं है। क्या राजनीतिक फायदे के लिए यहां पर राम रहीम को रिहा किया गया है? फिलहाल ये एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है। तो देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादकीय जो है, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की जेल से छूट यहां पर दी गई है, यानी कि छुट्टी यहां पर राम रहीम को दी गई है। उसको लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। पंजाब में चुनाव के मौके पर राम रहीम की रिहाई की गई है और इस रिहाई को काफी हैरत अंगेज कदम बताया जा रहा है। तो वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये कहना है, उनका ये दावा है कि गुरमीत राम रहीम को जो रिहाई यहां पर दी गई है, जो छुट्टी यहां पर कुछ दिनों की दी गई है, वो हरियाणा सरकार का राजनीति से प्रभावित फैसला बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये भी बता दें, हत्या और रेप के 2 मामलों में गुरमीत राम रहीम जेल में सजा काट रहा है। जघन्य अपराध के कैदियों की जरूरी होने पर 48 घंटे की उन्हें यहाँ पर छुट्टी दी जाती है। यहाँ पर 21 दिन का वक्त गुरमीत राम रहीम को दिया गया है, जिसकी वजह से इस फैसले को काफी हैरत अंगेज फैसला बताया जा रहा है। साथ ही साल 2020 और 21 में राम रहीम को एक दिन की पैरोल पहले ही मिल चुकी है और ऐसे जघन्य अपराधी को 21 दिन की फरलो एक अच्छा उदाहरण नहीं माना जा रहा। साथ ही लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या राजनीतिक फायदे के लिए गुरमीत राम रहीम की रिहाई की गई है। आगे बढ़ते हैं। धर्मांतरण विरोधी विधेयक साल 2022 को हरियाणा मंत्रिमंडल की मंजूरी। जल्द ही हरियाणा विधानसभा में पेश किया जाएगा विधेयक। अन्य राज्यों के अनुरूप होगा हरियाणा का धर्मांतरण विरोधी विधेयक। बच्चों, महिलाओं, SC/ST के धर्म परिवर्तन पर सख्त सजा का प्रावधान यहाँ पर रहेगा। दबाव, लालच, विवाह और ऐसे ही जुड़े हुए मामले जो हैं, ऐसे कारणों से धर्म परिवर्तन यहाँ पर अब अपराध माना जाएगा।
तो देखिए, एक बड़ा फैसला यहाँ पर कह सकते हैं। धर्मांतरण विरोधी विधेयक को हरियाणा मंत्रिमंडल की मंजूरी जल्द ही मिल सकती है और जल्द ही हरियाणा विधानसभा में ये विधेयक पेश किया जा सकता है। यूपी में ऑलरेडी ये विधेयक पेश किया जा चुका है, कानून बन चुका है और उसी को लेकर अब अन्य राज्य जो हैं वो भी लगातार इसी पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार भी ये विधेयक लाने वाली है। विधेयक सरकार की ओर से तैयार कर लिया गया है। अन्य राज्यों के अनुरूप यहाँ पर हरियाणा का धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। स्टडी की गई है कि दूसरे राज्यों में किस तरह से धर्मांतरण को लेकर कानून बने हुए हैं, तो वो सारी बातें स्टडी करने के बाद में जो हरियाणा का धर्मांतरण विरोधी विधेयक यहाँ बनाया गया है उसमें वो तमाम बातें ऐड की गई है जो दूसरे राज्यों से भी यहाँ मिलती जुलती दिखाई दे रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें, बच्चों, महिलाओं, SC ST के धर्म परिवर्तन पर अब सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। दबाव, लालच, विवाह या ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं जिनमें धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो उन सभी धर्म परिवर्तन को यहाँ पर अपराध माना जाएगा। द हिंदू में कांग्रेस नेता विवेक बंसल का इंटरव्यू सामने आया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत नहीं, प्रियंका जी दिन रात मेहनत कर रही है, जल्द ही जनता में लौटेगा कांग्रेस पर भरोसा, इस चुनाव में पहले से बेहतर रहेगी कांग्रेस की स्थिति। अलीगढ़ को कोयल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है विवेक बंसल। तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। द हिंदू में कांग्रेस नेता विवेक बंसल की ओर से अपना इंटरव्यू दिया गया और उस इंटरव्यू के कुछ अंश हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कुछ बातें यहाँ पर आमजन के साथ साझा करी है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है, विवेक बंसल का ये मानना है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि प्रियंका गांधी जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उनको लेकर लगातार मेहनत कर रही है, आमजन से मुलाकात कर रही है, पार्टी की रीति नीति जो है यहाँ पर विचारधारा जो है उससे आमजन को अवगत करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई है उनको देखकर यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी लगातार यहाँ मेहनत कर रही है। साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भरोसा जताया, आश्वासन उन्होंने इस बात को लेकर खुद जताया है कि इसी तरह से प्रियंका गांधी अगर आने वाले दिनों में मेहनत करती रही तो जल्द ही जनता में एक बार फिर से कांग्रेस पर भरोसा बनता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार फिर से आम जन जो है वो कांग्रेस पर भरोसा करती हुई दिखाई देगी। इस चुनाव में पहले के कंपैरिजन में कांग्रेस की स्थिति जो है वो काफी अच्छी रहेगी। कांग्रेस पार्टी जो है वो पहले के कंपैरिजन में इस बार काफी अच्छी सीटें लेकर आएगी। साथ ही अलीगढ़ को कोयल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है विवेक बंसल, उनकी ओर से अपने इंटरव्यू में तमाम बातें कही गई। प्रदेश कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश में लागू रात्रि कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया है। शादियों समेत अन्य समारोह के लिए भी यहाँ पर जो पहले से शर्तें थी उनमें ढील यहाँ पर दी गई है। समारोह में 50% क्षमता तक लोगों के शामिल होने की परमिशन दे दी गई है। विवाह और अंतिम संस्कार में भी लोगों की संख्या में छूट दी गई है। साथ ही इंडोर में अधिकतम 100 और आउटडोर समारोह में 300 लोगों के शामिल होने पर यहां परमिशन दी गई है। इसके साथ ही 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स की नियमित कक्षाओं पर कोई फैसला अभी नहीं लिया गया। कैबिनेट की बैठक में खनिज नियमों में चेंजेस करने को लेकर भी मंजूरी यहां पर दी गई है। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश में लागू रात्रि कर्फ्यू को हटाने को लेकर यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले काफी दिनों से यहाँ पर लेट नाइट कर्फ्यू जो चल रहा था उसको हटाने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही शादियों समेत अन्य समारोह में जो पहले शर्तें लगाई गई थी, जो पाबंदियां यहाँ पर सरकार की ओर से लगाई गई थी, उन पाबंदियों में यहाँ पर ढील दी गई है। समारोह में 50% क्षमता के साथ में लोगों के शामिल होने की परमिशन इस बैठक में दे दी गई है और इसके साथ ही विवाह और अंतिम संस्कार में भी लोगों की क्षमता में छूट दी गई है। इसके साथ ही इस बैठक में इंडोर में, यानी कि इंडोर अगर आप कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कोई समारोह यहाँ पर आयोजित करते हैं तो 100 लोग एक साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आउटडोर समारोह की अगर हम बात करें, यानी कि आप बाहर कोई समारोह आयोजित करते हैं खुले में, तो वहां पर 300 लोगों के एक साथ शामिल होने की परमिशन यहां पर सरकार की ओर से दी गई है। 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स की नियमित कक्षाओं पर कोई बड़ा फैसला इस दौरान इस बैठक में नहीं लिया गया। कैबिनेट की बैठक में खनिज नियमों में संशोधन की मंजूरी भी यहां पर दी गई है।
इंडियन प्रीमियर लीग 2022 गुजरात टाइटंस के नाम से जानी जाएगी। अहमदाबाद की टीम गुजरात टाइटंस की कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या। आज हुई टीम के नाम की आधिकारिक घोषणा। टीम में शुभमन गिल, राशिद खान पहले से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को सीवीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ में खरीदा था। गुजरात टाइटंस ने पूर्व भारतीय क्रिकेट आशीष नेहरा को यहां पर अपना कोच बनाया है। गैरी क्रिस्टन को बतौर टीम का मेंटर यहां पर बनाया गया है। इसके साथ ही विक्रम सोलंकी टीम के डायरेक्टर यहां पर होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग गुजरात टाइटंस के नाम से अब अहमदाबाद की टीम जानी जाएगी। गुजरात टाइटंस की कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या और साथ ही टीम के नाम की आधिकारिक घोषणा आज की गई है। पिछले काफी दिनों से इस बात को लेकर लगातार सुगबुगाहट चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि गुजरात टाइटंस की जो टीम है उनका नाम यहां पर चेंज होगा, लेकिन आज टीम के नाम की आधिकारिक घोषणा यहां पर कर दी गई है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि टीम में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं जिन्हें जोड़ा गया है या कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहले से इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। टीम में शुभमन गिल और राशिद खान पहले से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को सीवीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ में खरीदा था। गुजरात टाइटंस ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा को यहां पर अपना कोच बनाया है और इसके साथ ही गैरी क्रिस्टन को बतौर टीम का मेंटर यहां पर बनाया गया है। इसके साथ विक्रम सोलंकी टीम के नए डायरेक्टर होंगे। महाराष्ट्र में मॉल्स, सुपर बाजारों और किराना दुकानों पर वाइन बिक्री मामला। महाराष्ट्र सरकार के आदेश के खिलाफ में अन्ना हजारे दिखाई दे रहे हैं। अन्ना हजारे ने 14 फरवरी से बेमियादी भूख हड़ताल करने की घोषणा करी है। अन्ना हजारे ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक स्मरण पत्र भी यहां पर भेजा है। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति वापस नहीं लेने पर यह पत्र उनकी ओर से भेजा गया है। पत्र में शराब नीति पर एक बार फिर से सरकार को विचार करना चाहिए। अन्ना हजारे की ओर से ये बात इस दौरान इस पत्र में लिखी गई है। तो महाराष्ट्र में मॉल्स, सुपर बाजारों और किराना दुकानों में वाइन बिक्री को लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। बिक्री का जो मामला है इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के आदेश के खिलाफ में अन्ना हजारे दिखाई दे रहे हैं। अन्ना हजारे ने 14 फरवरी से बेमियादी भूख हड़ताल करने की एक बड़ी घोषणा करी है। उनकी ओर से ऐलान कर दिया गया कि अगर महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने जो यहाँ पर निर्देश दिए हैं उन्हें वापस लेना पड़ेगा, ये सही नहीं है और इसी को लेकर बेमियाद भूख हड़ताल करने की घोषणा अन्ना हजारे की ओर से की गई है। अन्ना हजारे ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक स्मरण पत्र भी यहां पर भेजा है। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति वापस नहीं लेने पर यह पत्र उनकी ओर से यहां पर सरकार को भेजा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें, पत्र में शराब नीति पर एक बार फिर से विचार करने के लिए अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों से कहा है। अब भारत में सिंगल डोज से होगा कोरोना का खात्मा। भारत में रूस की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को मंजूरी दे दी गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी इस्तेमाल करने की यहां पर मंजूरी मिल गई है। स्पुतनिक लाइट भारत में इस्तेमाल के लिए मंजूरी पाने वाली नोवी वैक्सीन बनी है। स्पुतनिक लाइट भारत में अप्रूवल पाने वाली दूसरी सिंगल डोज वैक्सीन भी बनी है। तो देखिए, कोरोना के मामले वैसे ही लगातार धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच में एक ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि भारत में अब कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ रहे थे उन पर अंकुश लग रहा है और इसी बीच में भारत में अब सिंगल डोज से कोरोना का खात्मा होने की तैयारियां यहां पर लगातार चल रही है। भारत में रूस की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट को मंजूरी दे दी गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी इस्तेमाल की परमिशन यहां पर दी है। साथ ही स्पुतनिक लाइट भारत में इस्तेमाल करने की मंजूरी पाने वाली नोवी वैक्सीन बन गई है, यानी कि 8 वैक्सीन पहले ऐसी भारत में आ चुकी है जिनका इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। ये नोवी वैक्सीन बनी है।